Hello dear all, welcome back. This is your new topic triangles class 10th. So बहुत धीरे से डिटेल पढ़ते हैं एक एक इस चैप्टर की. दिस इज योर वन शॉट. देखते हैं इसमें हम कितना कवर कर पाते हैं. तो क्लास 9th में आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का पढ़ा था. और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर्स को बोला जाता है बेटा जिनका साइज एंड शेप एकदम सेम होता था. ठीक है. लेकिन हमारा क्लास 10th में जो हमें चीज पढ़ना है वो है आपका सिमिलर फिगर्स का कॉन्सेप्ट. तो इसमें क्या होता है, शेप तो आपकी सेम ही होनी चाहिए लेकिन अगर साइज आपका डिफरेंट भी है ना तो भी फिगर आपका सिमिलर ही रहता है. तो ये ध्यान रखना. तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट आपके पास उभर के आया है कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हमेशा सिमिलर होंगी. सिमिलर इसलिए होंगी क्योंकि उनका जो शेप होता है वो सेम होता है और शेप सेम हमारा सिमिलर फिगर्स में भी होता है. और साइज का सिमिलर फिगर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो कोई चैलेंज भी नहीं है. तो दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हमेशा सिमिलर होती हैं लेकिन दो सिमिलर फिगर्स कभी कॉन्ग्रुएंट होंगी या नहीं होंगी ये आपको यहाँ पे देखने का है. तो मैं लेट मी टेल यू. अगर सिंपल सा बात है मैं आपके लिए ये दो ट्राइंगल बनाऊं तो ये दो ट्राइंगल आपके सिमिलर तो हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है. एंड द रीजन इज इनका सेम साइज एंड शेप होना चाहिए जो कि हमें यहाँ पे नहीं मिल पाया. ठीक है. सो इसी लॉजिक के साथ आपको ये समझ में आया होगा. पहला स्लाइड यहाँ पे मैं सिमिलर किसको बोल रहा हूँ और कॉन्ग्रुएंट मैं किसको बोल रहा हूँ. कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो सकता है लेकिन सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता. ये ध्यान रखना. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अभी आपके सामने अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, कोई भी दो सर्कल्स जो हैं आपके वो देखो यहाँ सिमिलर है लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि इनका जो साइज है वो डिफर कर गया है ना. तो साइज इनका डिफर कर गया तो साइज के डिफरेंट होने की वजह से ये आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं रहे. ये कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब दोनों का रेडियस सेम होगा. ये रेडियस अलग है, ये रेडियस अलग है. जब दोनों का रेडियस सेम हो जाएगा तब ये कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे. लेकिन अभी तो ये दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं एक सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट. तो ये आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे सिमिलर क्या चल रहा है, नॉन सिमिलर क्या चल रहा है. ठीक है. तो अब बढ़ते हैं टॉपिक में आगे. सिमिलर पॉलीगन्स. पॉलीगन्स होता है जिसमें तीन या तीन से ज्यादा साइड वाला कोई भी फिगर. अगर कोई सिमिलर पॉलीगन, अगर हमें किसी पॉलीगन को सिमिलर करना है तो ध्यान रखना उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए एंड उनका जो लेंथ है करस्पॉन्डिंग साइड्स का वो भी एक रेशो में होना चाहिए. तो दिस इज द बेसिक नेसेसिटी. मैंने क्या बोला, बाई चांस ये मेरे पे दो ट्राइंगल हैं, यहाँ पे ये भी एक पॉलीगन होता है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी ये इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल आपका इस वाले के इक्वल हो गया. या तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल बनाइए. ठीक है. और या आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, या इनकी साइड्स का रेशो बनाइए यानी दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, है ना. तो ये रेशो का आपको रूल पता है. लेकिन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्राइंगल के बारे में, ट्राइंगल एक स्पेशल पॉलीगन होता है. अगर आपको दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है तो या तो आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा दो या आप करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो भी दिखा दो. यहाँ पे अगर आपने कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो ट्राइंगल्स हो जाते हैं सिमिलर. तो यहीं से आपका पहला लॉजिक जो है, तो सिमिलर पॉलीगन में और आपके ट्राइंगल में इकलौता डिफरेंस क्या है, यहाँ पे किन्हीं भी दो कंडीशंस में से एक को सेटिस्फाई कर दीजिए, ये और वाला केस होता है. और यहाँ पे एंड का मतलब है दोनों कंडीशंस को फुलफिल होना चाहिए, वन को भी और टू को भी. और यहाँ पे या तो वन को कर दो या टू को कर दो तो सिमिलर बन जाते हैं.
तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक के टॉपिक में आपको कोई चैलेंज हुआ होगा, 1 मार्कर ये बन सकता है। प्लीज फिर से सुनिए, सिमिलर पॉलीगन्स, पॉलीगन सिमिलर हो जाते हैं अगर इनमें से दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी और करस्पॉन्डिंग साइड्स वाला भी। लेकिन ट्राइंगल्स में ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है, ट्राइंगल्स में आपको कोई ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप इनमें से कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल कर देंगे, आपका आंसर यहाँ पे तब भी आएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं टॉपिक में फर्दर आगे। यहां तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तीसरी चीज जो अब होती है यहाँ पे, अब आपसे उसने इसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, क्या सारे सर्कल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं? नहीं जी, सारे सर्कल्स कॉन्ग्रेंट नहीं, सारे सर्कल्स सिमिलर होते हैं, क्योंकि ये भी आपने देखा था एग्जाम्पल, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल वाला। क्या सारे स्क्वायर्स आपके जो होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं? अगेन वो कॉन्ग्रेंट नहीं होते, वो यहाँ पे सिमिलर होते हैं, और रीजन अभी भी वही है, छोटा स्क्वायर बड़ा स्क्वायर तो साइज का जैसे डिफरेंस आ गया। इनमें से कौन सा ट्राइंगल है जो सिमिलर रहेगा? जो ट्राइंगल यहाँ सिमिलर रहेगा वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो होते हैं उनके सारे एंगल्स होते हैं 60 डिग्री, और अगर सारे एंगल 60 डिग्री होंगे तो ये जो हमारा केस हमने डिस्कस किया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे इक्वल हैं, तो ये वाला कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, तो जिस वजह से यहाँ इक्विलेटरल आंसर हो गया। तीसरे में पूछ रहे हैं, दो ट्राइंगल तभी सिमिलर हो सकते हैं अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और दो ट्राइंगल सिमिलर तभी होते हैं जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं बल्कि एक प्रोपोर्शन में होती है। बहुत इजी लॉजिक है, ये आपको समझ में आया गया होगा। दो पॉलीगन जिनका सेम नंबर ऑफ साइड्स होता है वो तभी सिमिलर होंगे इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एक तो उन्हें इक्वल भी होना चाहिए, और एंड यहाँ पे गिवन है, यानी दूसरा कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए, और वो ये है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रपोर्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए। सो विद दिस वे योर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज डन। ये आपकी वही थ्योरी है जो अभी हमने थ्योरी अभी तक पीछे डिस्कस करी है, सारा का सारा हम उसी कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो में थोड़ा सा और आगे, तो देखते हैं अब क्या होता है बच्चों। अब यहाँ ट्रू और फॉल्स का एक क्वेश्चन है, क्या दो सिमिलर फिगर्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होती हैं? ऐसा तो जरूरी नहीं है सर, ये तो हम देख चुके हैं, अगर ये दो सिमिलर तो हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फॉल्स। क्या दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होती हैं? डेफिनेटली दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होती हैं, तो आंसर इज ट्रू। दो पॉलीगन तभी सिमिलर होंगे अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगी? नहीं सर, सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी से कुछ नहीं होता, उसमें एंगल्स को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। कोई भी दो पॉलीगन सिमिलर हो जाएंगे अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इन प्रोपोर्शन? अगेन द आंसर इज फॉल्स। पहले तो ये प्रोपोर्शन में नहीं होना चाहिए, इक्वल में होना चाहिए था, और दूसरा दोनों कंडीशंस को फुलफिल होना चाहिए था। दो सिमिलर ट्राइंगल इक्वल हो जाएंगे अगर उनके सिमिलर हो जाएंगे अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी? डेफिनेटली हो जाएगा सर। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ट्रू, ये तो बिल्कुल सही बोला। और दो सिमिलर ट्राइंगल्स के अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो भी सिमिलर हो जाते हैं, तो द आंसर इज ट्रू। तो पहली स्लाइड का जो कॉन्सेप्ट समझ में आपको आया होगा वो यहां से समझ में आया होगा। ट्राइंगल में बेटा किसी भी एक कंडीशन को प्रूव कर सकते हो, लेकिन सिमिलर में आपको दोनों कंडीशंस को प्रूव करना होता है, और उसी के ऊपर ये पूरा एक्सरसाइज बना है। ये फॉल्स दोनों इसलिए हुए क्योंकि ये दोनों के दोनों इंडिविजुअली एक दूसरे का आंसर दे रहे थे। अगर ये कॉम्बिनेशन में कहीं लिखा होता तो शायद मेरा आंसर ट्रू बन सकता था। ठीक है, अब बढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन बैंक में ही, अब आगे चलते हैं। सबसे पहला जो थ्योरम आपको पढ़ना है वो पढ़ना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका प्रूफ मैंने अभी नहीं लिखवाया है, इसका प्रूफ हम लिखेंगे बाद में। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को एक थ्योरम और बोला जाता है, दैट इज थेल्स थ्योरम। ठीक है,
तो थेल्स थ्योरम भी इसको बोला जाता है। अब इसके अकॉर्डिंगली क्या है, अगर कोई लाइन आप पैरेलल कर रहे हो किसी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल के, तो वो डिवाइड करेगी उन अदर टू साइड्स को इन द सेम रेशो। सिंपल सा बात है, ये ट्राइंगल अगर मैं आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ कर भी दूं, एक नया ट्राइंगल ड्रॉ कर दूं, लेट से मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये मेरा ट्राइंगल ए बी सी था। यहाँ पे मैंने क्या किया, डी और ई नाम को जोड़ के हुए एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। देखो, अगर डी ई और बी सी आपस में पैरेलल होंगे तो ये जो करस्पॉन्डिंग रेशियोज हैं, यानी ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन जो ई सी होता है, वो एक रेशो में बन जाते हैं। तो ये बनता है बीपीटी की थ्योरम से, जो रूल हमें पता है। वहीं अगर मैं इसके कन्वर्स की बात करूं, अगर मैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी की बात करता हूं, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमेशा किस चीज में यूज होता है, इन्हीं दो लाइंस को पैरेलल यूज करने में। तो इसमें भी सेम वही है, किसी भी ट्राइंगल में अगर आपको ये रेशियोज गिवन है कि एक दूसरे के नीचे बैठे हुए हैं, अगर ये रेशियोज आपको गिवन होते हैं, करस्पॉन्डिंग रेशियोज अगर गिवन है, तो ये दो जो आपकी लाइंस होती हैं ये हो जाती हैं आपस में पैरेलल। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी में आपको पैरेलल वाला कंडीशन दिखाना होता है। तो इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। यही उसने बोला हुआ है कि ये वाला जो लाइन है डी ई और बी सी, ये जो थर्ड साइड के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा अगर उसने इसको करस्पॉन्डिंग रेशो में तोड़ा है, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस। ठीक है, रूल पता है हमें, तो अब हम क्वेश्चंस में सीधे आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से आपको देखो यहाँ पे पी क्यू इसके पैरेलल दिया है। अब आपस में अगर ये पैरेलल है, के पी का वैल्यू अगर यहाँ पे 4 है, पी एम अगर यहाँ 13 दिया है, पूरा का पूरा के एन आपको यहाँ पे दिया है 20.4, आपको के क्यू पूछा है जिसका वैल्यू मैं एक्स ले लेता हूँ। अब अगर ये आपस में पैरेलल है, सिंपल सी बात है, पी क्यू अगर एम एन के पैरेलल है, तो यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से तो क्या लग जाएगा, के पी अपॉन पी एम जो होगा वो यहाँ पे के क्यू अपॉन के एन के बराबर हो जाएगा। के पी का वैल्यू 4, ये मिल जाएगा 13, इसको मैंने x लिया। अब 20.4 ये पूरा था, तो के क्यू आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, ऐसे माइनस करके। तो ये हो जाएगा 20.4 माइनस एक्स। अब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं, तो ये यहाँ पे आपको मिलेगा 80 में मैंने प्लस किया तो 81.6 माइनस का 4x इज इक्वल्स टू यहाँ 13x। ये मिलेगा 81 पॉइंट दिस, ये हो जाएगा आपका 17x, और x को अगर मैं डिवाइड करूं 81.6 बाय 17 से, तो what you guys will get, you will get 4 point I think 788, yes, तो 4.8 मीटर या सेंटीमीटर इज योर आंसर। तो होपफुली ये समझ में आया होगा आपको, लॉजिक बड़ा सिंपल सा लॉजिक था। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, फिर से इस ट्राइंगल में डी ई और बी सी पैरेलल है। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो भाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो फिर लग जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली ए डी अपॉन बी डी ये आपका ए ई अपॉन ई सी के इक्वल हो जाएगा। ए डी आपको 3 दे रखा है, बी डी आपको 5 दे रखा है, पूरा का पूरा ए सी 5.6 दे रखा है। तो अगेन ए ई निकालना है, दिस इज अगेन 5.6 माइनस 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5 एक्स अपॉन 5.6 माइनस दिस, ये हो जाएगा आपका 15 और 3 18 आई गेस, तो 18 माइनस 3x एंड दिस इज योर 5x, तो ये हो जाएगा आपका, इज इट 18 क्या, 18 3 3 3 3 6 इंटू, नहीं सॉरी यार 18 नहीं होगा ये, मैं इसको रब करता हूँ,
दिस विल गिव यू 15 में अगर आपने किया 16.8 विल कम, ठीक है। तो ये 16.8 हुआ, ये यहाँ पे 8x हुआ, तो x की वैल्यू जो हुई यहाँ पे वो हुई 2.1 सेंटीमीटर। सो अगेन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2.1। बहुत इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में भी आपको डीई और बीसी नाम की जो चीज है वो पैरेलल दे रखी है। देखो एडी आपको दिया है यहाँ पे माइनस का एक्स, बीडी आपको दिया है यहाँ पे माइनस का एक्स माइनस का 2, एई आपको मिला हुआ है माइनस का एक्स प्लस 2 और ईसी आपको मिला है एक्स माइनस 1। सिंपल सा बात है, ये आपस में पैरेलल हैं, आपको पता है इन्हीं का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा था। तो माइनस के एक्स का इनटू अगर मैं करवा दूं एक्स माइनस 1 से, और इन दोनों का आपस में इनटू हो रहा था, तो ये माइनस का एक्स, इसको मैं यार आपके लिए सही से लिख देता हूँ, आप लोग टेंशन मत लो। तो देखो सिंपल सा बात है, डी ई यहाँ पे आपका बी सी के पैरेलल था, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से कैन आई से ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये था आपके पास माइनस एक्स, ये था अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन लूँ तो एक्स प्लस 2 बनेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, वेज माई मार्कर, आई थिंक कहीं हिल गया है भाई। ओके, कहीं पे लॉस हो गया है। ओके ठीक है, मिल गया है। और ये इक्वल्स टू में किसके आएगा, एक्स का ये जो माइनस है अपॉन 2, और ये हो जाएगा नीचे। ये हिल रहा है यार, पेन हिल रहा है, आई गेस ये टैब इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स, तब तक आप लोग खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को और आंसर को वी विल कंफर्म, ठीक है। तो इसका आंसर को वी विल कंफर्म आफ्टर फ्यू सेकेंड्स। ये ओके, नाउ इट इज वर्किंग। सो दिस इज नथिंग बट एक्स माइनस 1, भाई यहाँ माइनस से माइनस कट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू एक्स माइनस 1, ये बना आपका x प्लस 2, और ये आपका कहीं ना कहीं बना माइनस का x और प्लस का 2। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2x, ये हो जाएगा प्लस का 2x प्लस का 4। ये हुआ आपस में कैंसिल, एक्स स्क्वायर आपका इधर गया, तो आई थिंक एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये कहीं प्लस माइनस का भाई गड़बड़ चल रहा है। तो इसके हिसाब से चलिए आंसर देते हैं, तो इसको यहाँ ले जाइए, तो 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। तो अभी तो मुझे कुछ लग रहा है इसमें टाइपो एरर है, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज आई नो द आंसर। आंसर में यहाँ पे क्या है, कुछ माइनस प्लस का कुछ तो गड़बड़ चल रहा है बॉस। आंसर वाज एक्चुअली प्लस का 4, है ना। तो ये कहीं पे कुछ माइनस माइनस गलत टाइप हो गया जिसकी वजह से ये आंसर सही नहीं आ रहा है। लेकिन द लॉजिकली आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे करना क्या था, ठीक है, क्योंकि इसके फर्दर फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं। ये जो भी चीज यहाँ लिखा है इसका फैक्टर निकालना इज नॉट पॉसिबल। अब बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन पे, होपफुली इसमें कोई टाइपो एरर ना हुआ हो। तो ए एल आपको यहाँ दे रखा है x माइनस 3, आपको सी एल यहाँ पे दे रखा है, नहीं दिया है, आपको सी एल नहीं दिया है, आपको ए सी दिया है। आपको जो ए सी दिया है यार, ये मुझे ना पता नहीं क्यों डाउट हो रहा है, ये फिर से टाइपो एरर हो रहा है, कुछ माइनस ना, ये एक्चुअली में इक्वल टू का साइन है। ये पिछले क्वेश्चन में भी भाई इसमें इक्वल टू का साइन लगा के कर लीजिएगा। जैसे ए डी मुझे लग रहा है x है, डी बी मेरा x माइनस 2 है, ए ई मेरा x प्लस 2 है, क्योंकि ये प्लस माइनस का मिस्टेक हो रहा है, बट कोई नहीं, इसको सही करते हैं। तो आपका ए सी है पूरा 2x। अब अगर 2x पूरा ए सी है और ये x माइनस 3 है, तो अगर मैं यहाँ पे, अगर मेरा ये पूरा ये है, यहाँ पे ये इतना है, अगर मैं 2x में से x माइनस 3 को माइनस कर दूंगा तो मेरा सी एल आ जाएगा, और ये फिर मेरा कहीं ना कहीं आएगा x प्लस माइनस माइनस 3।
तो ये हो जाएगा मेरे पे x+3। वहीं सेम वे अगर मैं यहाँ देखूँ bm की वैल्यू है x-2 और bc जो मेरे पे पूरा गिवन है दैट इज 2x+3, और 2x+3 में से अगर मैंने x-2 को माइनस किया तो ये तो x+5 हुआ, तो ये बन जाएगा हमारा दूसरा वैल्यू। अब आपको पता है बीपीटी यहाँ पे लगना है क्योंकि lm यहाँ ab के पैरेलल है, तो x+3 अपॉन x-3 इज इक्वल्स टू x+5 अपॉन x-2। फर्दर इसको मैं अगर कैलकुलेशन ले जाऊं इसका, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई इनका करवाऊं, तो ये बनेगा आपका x² और आपका बन जाएगा प्लस का x-6, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और इन दोनों के मल्टीप्लाई करवाने से जो आपको मिलेगा वो मिलेगा x² प्लस का 2x माइनस का 15। आप लोग कैलकुलेशन को चेक कर सकते हैं, यू डोंट वरी। x² से x² गया, ये इधर गया तो माइनस का x बनता, ये इधर आता तो माइनस का 9 बनता, और x की वैल्यू आ गई है यहाँ पे 9। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें हमने एग्जैक्टली किया क्या है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी चल रहा है बिकॉज ये रिवीजन मोड है, तो वी कैन नॉट गो स्लोली स्लोली। अब आपको चेक करना है कि दो लाइंस पैरेलल है, और दो लाइन जब पैरेलल होती हैं तो भाई हमने कहाँ पढ़ा था, कन्वर्स की थ्योरी पढ़ी थी, यस ये। अगर मैंने इन रेशियोज को इक्वल दिखा दिया तो मैं बोल सकता हूं कि मेरी ये दो लाइंस है ना, मतलब जो ये लाइन इसको कट कर रही है वो थर्ड साइड के पैरेलल है, ठीक है। तो अब मेरा सारा फोकस एक्चुअली में वहीं पे चला जाता है। अगर मुझे पी क्यू को ई एफ के, दिस इज ई एफ, अगर मुझे इसके ई एफ के पैरेलल दिखाना है तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मेरा डीपी आई डीपी अपॉन ईपी, तो dp अपॉन पीई का रेशो अगर dq अपॉन qf के इक्वल आ गया तो यस ये आपस में पैरेलल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो dp का वैल्यू है यहाँ पे 3.9, pe का वैल्यू है 3, इसको कट करके आएगा 1.3, ठीक है। क्या ये इसके इक्वल बनेगा, ये है आपका 3.6, ये है आपका 2.4, और अगर मैं इसको डिवाइड करूं 12 से तो ये तो बना बेटा आपका 3 और ये बना 2। तो सिंपल सा लॉजिक है, 3/2 इज नथिंग बट 1.5, और 1.5 आपका इसके इक्वल नहीं आ पाया अनफॉर्चुनेटली। तो विद दिस वे वी कैन से पी क्यू इज नॉट पैरेलल टू योर EF। ओके, तो यहां से हमें ये समझ में आ गया कि ये आपस में पैरेलल नहीं बन पाए। अब हम बढ़ते हैं और आगे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करना चाह रहा हूँ। गिवन शिवन मैं कुछ नहीं लिखूंगा, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू द थ्योरी पार्ट। तो LM अगर CB के पैरेलल है तो LM और CB वाला जो ट्राइंगल है पहले आपने उसको देखा। अगर ये आपस में पैरेलल हैं तो आपने इस ट्राइंगल में लगाया बीपीटी थ्योरम, और उसके अकॉर्डिंगली आपको पता है AM यानी दिस अपॉन दिस, AM अपॉन MB जो किसके इक्वल हो जाएगा, AL अपॉन LC के, है ना। यही रूल हमें पता है AL अपॉन LC के। अब वहीं अगर मैं आपसे बोलूं चलो यार कोई दूसरा ट्राइंगल जहाँ पे अब देखो LNCD के पैरेलल है, तो ये रहा LN, ये है CD, तो अब आपने दूसरा ये ट्राइंगल पकड़ा। और इस ट्राइंगल में भी जब आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को अप्लाई किया बीपीटी को, तो क्या हुआ, रेशो बना AL अपॉन BC, यानी AL अपॉन BC का रेशो बना, और वो किसके इक्वल हुआ, BC नहीं AL अपॉन LC, और वो किसके इक्वल बना, AN अपॉन ND के रेशो के इक्वल, ठीक है। तो ये हुआ AN अपॉन ND के इक्वल। अब यहां से दो चीजें बड़ी कॉमन घूम रही हैं भाई, और वो कॉमन चीजें ये घूम रही हैं, देखो ALLC इधर भी है, ALLC इधर भी है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 कैन आई से माई AM अपॉन MB, ठीक है, माई AM अपॉन MB is equals to my AN upon
एन डी। ठीक है, सो जैसे ही मेरा ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा आ गया तो ये क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया, यही मुझे क्वेश्चन में चाहिए था। तो इस चीज को ध्यान रखना, इज इट? ठीक है, लेकिन सर ए एम आपके पास है, ए एन आपके पास है, ये ए बी मिसिंग है और ए डी भी मिसिंग है, और यहाँ पे तो कुछ और ही झलक रहा है ना। तो इस क्वेश्चन में अब आपने देखा आपको ये नहीं चाहिए, इंस्टेड अगर आपको ये नहीं चाहिए, आपको तो सीधे ए बी चाहिए, तो इन इक्वेशंस को फिर हम करते हैं रेसिप्रोकल। अब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे जब, तो ये बनेगा एम बी प्लस ए एम, और ये किसके इक्वल आएगा? एन डी अपॉन ए एन के इक्वल आएगा। ठीक है, तो अब आपको बस क्या करना है, अब आपको यहाँ पे +1 और +1 यहाँ पे करना है, ये एक ऑप्शन है। या आप एक चीज और कर सकते हो, ये आपको टफ लगेगा, आई नो इट इज टफ फॉर यू गैस, नथिंग यू गैस कैन डू, जस्ट मेक इट वेरी सिंपल। दिस इज ए एम ना, तो इसको ए एम ही रहने दीजिए। अब आप इस एम बी की जगह क्या लिखो, आप इस एम बी की जगह लिखो, आपको देखो ए बी चाहिए है ना, तो ए बी जब आएगा जब आप इस एम बी की जगह ए बी को अगर इन्वॉल्व करना है, तो आपको नहीं लगता ये जो आपका एम बी है ये आपका ए बी माइनस ए एम के इक्वल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। और वहीं आपका ये जो ए एन है और ये जो एन डी आपका है, ये यहाँ पे ए डी माइनस ए एन के इक्वल हो जाएगा। तो आप इसी चीज को, है ना, इसी चीज की वैल्यू निकाल के इसको रखिए तो ये माइनस में आएगा। अब इसको रेसिप्रोकल जब आप करेंगे, लेट्स से अब अगर आपने इसको रेसिप्रोकल किया तो आप देखोगे इसका क्या बनेगा। भाई मैं ऊपर लिख देता हूं, ए बी अपॉन ए एम अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू ए डी माइनस ए एन अपॉन ए एन। ठीक है, अब अगले स्टेप में मैं ये सारा पार्ट मिटा रहा हूँ जो आपने यहाँ लिखा हुआ है, सो दैट वी गेट सम स्पेस। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे हटा रहा हूँ। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको देखो इंडिविजुअली अगर मैं इन्हें डिवाइड करूँ, इंडिविजुअली अगर मैं इनको डिवाइड करूँ तो ये बनेगा ए बी अपॉन ए एम, ये बनेगा -1 क्योंकि ए एम अपॉन ए एम इज -1। सिमिलरली ये बन जाएगा ए डी अपॉन ए एम -1, ये आपस में कैंसिल हुआ। अब आप इसको अगर रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये ए एम ए बी इज इक्वल्स टू ए एन ए डी के इक्वल आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन में हमको करना था। तो थोड़ा सा लेंदी जरूर है, बट ये स्टेप आपको ध्यान रखना, एम बी और एन डी को आपको ये चीजें यहाँ पे लिखनी है, रेसिप्रोकल करो, कटिंग शटिंग करो, you will get your answer. Anyways, back to the another problem. अब आपको देखना है यार, DE और AC पैरेलल है, यहाँ पे DE और AC पैरेलल है, तो DE ये रहा, AC ये रहा, तो आपको नहीं लगता अगर मैं पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल उठा दूं, है ना, बड़ा वाला ट्राइंगल उठा के अगर मैं इस बीच वाले पार्ट को इग्नोर मारूं, बीच वाले पार्ट को, ठीक है, क्योंकि DE अगर मैं इसको इग्नोर मारूं, ये वाला पार्ट भी इग्नोर और ये वाला पार्ट भी इग्नोर, तो सिंपल सी बात है ट्राइंगल ABC में क्योंकि DE आपका AC के पैरेलल है, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कैन आई से my BD अपॉन AD या DA is nothing but BE अपॉन EC। बिल्कुल बोल सकते हो सर, आप इसको BE अपॉन EC बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ये था आपके पास, देखो ये यहाँ पे आ चुका है, तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड पार्ट को अगर सर करना है, अब आपको इस पूरी फिगर को फिर से मैं एक न्यू कलर में दे देता हूँ और एक नया आपके लिए बताता हूँ। अब DF और AE पैरेलल है, तो ये DF है और ये AE पैरेलल है, तो इस ट्राइंगल को आप यहीं तक लिमिट कर दीजिए। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को जब आपने यहीं तक लिमिट किया तो आपने पकड़ा इन ट्राइंगल ABE में, ABE वाला जो ट्राइंगल है, क्योंकि आपका यहाँ DF और AE अगर आपस में पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से BD अपॉन DA जो होगा, BD अपॉन DA जो होगा वो यहाँ BF अपॉन FE के इक्वल हो जाएगा। बहुत इजी लॉजिक चल रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब आप नोटिस करो यार, BD AD के पास भी है, BD AD के पास भी है,
तो इक्वेशन 1 और 2 को क्लब करके कैन आई से माई बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू माई बी एफ अपॉन एफ ई, है ना। और यही मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे इस क्वेश्चन में चाहिए था। सो विद दिस वे योर दिस क्वेश्चन इज डन। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में आगे। ठीक है, बिल्कुल स्मूथली जर्नी चल रही है, मुझे नहीं लगता है कोई बहुत टफ चीजें चल रही हैं यहाँ पे। तो अब आ जाते हैं फर्दर आगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब अगर मैं इसमें फर्दर यहाँ पे जाऊं तो देख लो भाई अब क्या होगा यहाँ पे। चलिए, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल अगेन। आपको फिर से वही दो ट्राइंगल्स को पकड़ना पड़ेगा। डीई और ओ क्यू पैरेलल है, तो पहले तो डीई ढूंढो और ओ क्यू ढूंढो। तो आप देखो यार, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की बात हो रही है जहां पे ये पैरेलल लाइंस हैं। तो सिंपल सी बात है, ट्राइंगल पी ओ क्यू में अगर आपको दिख रहा है कि आपका डी ई ओ क्यू के पैरेलल है, तो सिंपल सी बात है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से आपका दिस अपॉन दिस, यानी जो आपका पी ई है और जो आपका ई क्यू है, उसका जो रेशो होगा वो यहाँ पे किसके इक्वल बनेगा, वो बनेगा आपके पी डी अपॉन डी ओ के रेशो के इक्वल। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब आप देखो दूसरी चीज इस क्वेश्चन में बहुत इंटरेस्टिंग है, डी एफ और ओ आर बी, है ना। तो डी एफ ये रहा, ओ आर ये है, ये भी आपस में पैरेलल है। तो आपने अब एक और ट्राइंगल को पकड़ा, एक ट्राइंगल और आपने दिया, और वो ट्राइंगल आपने यहाँ पे लिया है ट्राइंगल पी ओ आर में। आपने देखा आपका डी एफ यहाँ ओ आर के पैरेलल है। तो अगेन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपका यहाँ पे क्या हुआ, पी एफ अपॉन एफ आर जो है, पी एफ अपॉन एफ आर जो है वो यहाँ किसके इक्वल आ जाएगा, पी डी अपॉन डी ओ के बराबर। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही होते हैं। अब आप देखो आपका ये जो फैक्टर है ना, ये जो पी डी और डी ओ आपका फैक्टर है, ये एक दूसरे के साथ कॉमन है। ठीक है, दिस इज नॉट पी क्यू यार, दिस इज पी डी बाय द वे, है ना। सॉरी, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो जाता है। सो पी डी और डी ओ आपका ये रेशियो सेम है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं इन दोनों की क्लबिंग कर दूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो मैं कह सकता हूं जो मेरा पी ई है और अपॉन में जो उसके ई क्यू है, वो यहाँ पे पी एफ और एफ आर के इक्वल है। कोई टेंशन नहीं है। तो पूरे फिगर को अब मैं अगर यहाँ रब करूं, अब देखो यहाँ पे क्या है। अब अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल को कंसीडर करूं, इस पूरे ट्राइंगल को आपको ई एफ और क्यू आर को इक्वल दिखाना है, तो आप नोटिस करो आपका पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर, है ना। यानी अगर मैं आपसे बात करूं, ये देखो मैं पूरा हटा रहा हूं इसको, आपके पास दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस का रेशो आ गया है इक्वल। तो जैसे ये इक्वल आया, तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से आप कह सकते हैं आपका जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल आ गया है। ठीक है, क्योंकि यही इसका लॉजिक था इस क्वेश्चन में। अब हम बढ़ेंगे फर्दर आगे आपके नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है, ये देखो यार, सेम क्वेश्चन है भाई, फटाफट से करना है आपको। यहाँ पे बहुत सारी कहानी दे रखी है। सबसे पहला है ए बी आपका पी क्यू के पैरेलल है, तो ए बी ये रहा, पी क्यू ये रहा। तो सबसे पहले आपने ये ट्राइंगल पकड़ा। अब इस ट्राइंगल में अगर मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा दूं, ट्राइंगल पी ओ क्यू में, तो यहाँ पे क्या होगा, ओ ए अपॉन, तो ओ ए अपॉन ए पी, ये आपको दिख रहा है, ओ ए अपॉन ए पी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा बी ओ अपॉन बी ओ अपॉन आपके बी क्यू के। कोई टेंशन नहीं है, इक्वेशन फर्स्ट। वहीं आपके पास अगर कुछ और भी गिवन है, तो आपको गिवन है ए सी और पी आर। तो ए सी ये रहा, पी आर ये रहा। तो ये आपने जो दूसरा ट्राइंगल पकड़ा, पहले तो आपने ये ट्राइंगल पकड़ा, दूसरे ट्राइंगल में भी जब आपने देखा तो आपका क्या हुआ, ए ओ अपॉन
AO अपॉन AP का जो रेशो है वो किसके इक्वल आया, OC अपॉन CR के। तो OC अपॉन CR के रेशो के इक्वल आया, इक्वेशन सेकेंड। अगेन इन दोनों की क्लबिंग करके आपको पता चला आपका BO यहाँ पे BQ के इक्वल आया है और आपका यहाँ OC आपका CR के इक्वल आया है। तो ये रिजल्ट आपको मिल गया, कोई टेंशन नहीं है, फिगर में सब कुछ रब कर देते हैं। अब आपको जो यहाँ पे आंसर चाहिए उस आंसर में बेसिकली आपको BC और QR को पैरेलल करना है। ये है BC, ये है QR। तो कौन सा ट्राइंगल पकड़ रहे हो भाई, आप पकड़ो इस ट्राइंगल को, ये जो नीचे लिखा हुआ है। तो ट्राइंगल QOR में अब अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको BO BQ और OC OCR को रेशियो इक्वल है। तो बाय कन्वर्स अगर मैं यहाँ कन्वर्स कर दूं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, क्योंकि रेशियो सेम है, तो कैन आई से माई BC इज पैरेलल टू QR, क्योंकि दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस का रेशियो तो एक दूसरे के इक्वल है, और जब रेशियो आपस में इक्वल होंगे तो लाइंस तो पैरेलल बननी ही बननी है। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ABCD यहाँ पे एक ट्रेपीजियम है, मैं आपके लिए एक ट्रेपीजियम बना देता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ A, इसको मैं नाम दे देता हूँ B। ABCD एक ट्रेपीजियम है जहाँ पे AB क्या है, ABCD के पैरेलल है, ये आपको गिवन है। और ये जो डायगोनल्स हैं आपके वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O पे। ठीक है, ठीक है, तो ये सब आपको गिवन है। क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। आपको कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा, आपको ई एक पॉइंट लेना है AD पे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है। आपको ड्रॉ करनी है एक लाइन को ड्रॉ करिए फ्रॉम पॉइंट E। एक पॉइंट E है कहाँ पे, AD पे, और उसको ड्रॉ करना है एक लाइन फ्रॉम E ऑन AD, जो पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट E जो AD पे है, विच जो कि पास कर रहा है किसको, through which passes through the intersection of diagonal, है ना। ये जो डायगोनल जो आपके हैं उसका जो इंटरसेक्शन को पास करते हुए एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है EO, जिसको आपको पैरेलल बनाना होगा AB के। तो ये आपको छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, या सिंपल से लिख दो ड्रॉ करो EO को विच इज पैरेलल टू AB। अब सिंपल सा रूल है, अगर EO AB के पैरेलल है तो आपने देखा, तो यहाँ से आपका EO AB के पैरेलल आया, तो यहाँ से आपके जो EO है वो AB के भी पैरेलल हो जाएगा और वो CD के भी पैरेलल हो जाएगा। ये अभी अभी नया आउटकम आपको मिला है वाया कंस्ट्रक्शन। गॉट इट, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन में ध्यान रखना जिस ट्राइंगल को आपको पकड़ना है वो है ये वाले दो ट्राइंगल्स, इन दो ट्राइंगल्स को पकड़ेंगे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो इट्स वेरी इजी। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल ADC की बात कर रहा हूं, यानी ये नीचे वाला। अब क्योंकि EO यहाँ पे DC के पैरेलल है, अभी अभी आपने कंस्ट्रक्शन से देखा, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से आपका जो AE है अपॉन ED जो है उसका जो आंसर आएगा वो AO अपॉन OC के इक्वल आएगा। दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में आपको जो ट्राइंगल पकड़ना है वो आपको पकड़ना है ये ऊपर वाला ट्राइंगल। ठीक है, इस ऊपर वाले ट्राइंगल को हमें पकड़ना है। तो जब आप यहीं पे ट्राइंगल ADB में आप देखोगे आपका ये जो OE है वो अगर AB के भी पैरेलल है, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कैन आई से माय AE अपॉन ED, है ना, ये AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD। तो दिस इज योर BO अपॉन DO के इक्वल आया। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा गेम हो गया, ये ट्राइंगल पकड़ा, ये ट्राइंगल पकड़ा, ये रिलेशन आ गया, दोनों में भाई ये चीज कॉमन है। तो इनके क्लबिंग से जो मुझे आंसर मिला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन टू,
तो AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO। आप इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, तो जो आपको चाहिए था AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। ठीक है। सो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको ये ट्राइंगल्स चूज करने हैं और कंस्ट्रक्शन में EO एक ऐसी लाइन बनाओ जो कि AB के पैरेलल हो। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड का। इस बार ये एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई टेंशन नहीं है, जस्ट लाइक योर प्रीवियस फिगर फिर से ऐसे ही बनाइए। ABCD लेट से एक क्वाड्रिलेटरल है, आपके डायगोनल्स फिर से यहाँ पे मिल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इस बार कंस्ट्रक्शन से आप एक पूरी लाइन ड्रॉ करो EF नाम की। वो आप पहले भी कर सकते थे, पहले वाले क्वेश्चन में भी, और उसको हम फिर से ये ज्वाइन करवा दिया है। ठीक है। थोड़ा सा चीज जो तुम्हें कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे लिखना है, कंस्ट्रक्शन में एक चीज एक्स्ट्रा होने जा रही है यहाँ पे कि आपको EF को यहाँ पैरेलल दिखाना है किसी भी एक साइड के। तो मैं चलो DC के पैरेलल अगर दिखा देता हूँ, तो अगर EF यहाँ DC के पैरेलल आपने ड्रॉ किया है, तो कहीं ना कहीं जो ये EO होगा वो भी DC के पैरेलल होगा। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, तीनों की तीनों लाइंस आपस में पैरेलल थी, लेकिन इस बार सिर्फ दो लाइंस पैरेलल हैं और वो दो लाइंस मैंने लिए हैं इन दोनों को, ये ध्यान रखना। सिलेक्शन ऑफ ट्राइंगल्स इज अगेन वेरी इजी, यू हैव टू सेलेक्ट दीज टू ट्राइंगल्स। ये वाला पकड़ो भाई, है ना, और एक आप ये नीचे वाला पकड़ लो, मतलब तो ये ही सिलेक्शन होगा फिर से इन्हीं ट्राइंगल्स का। फिर से BPT लगेगा और इस बार आपको इसको शो करना है ट्रेपीजियम। तो किसी भी चीज को अगर ट्रेपीजियम दिखाना है, अगर आपको प्रूव करना है कि ये ट्रेपीजियम है ना, ट्रेपीजियम प्रूव करने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे AB को CD के पैरेलल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है पैरेलल साइड्स होती हैं उसकी ऑपोजिट वाला एक पेयर। तो किसी चीज को भी ट्रेपीजियम दिखाने का मतलब है कि आपको AB और CD को पैरेलल दिखाना पड़ेगा। सो रूल इज वेरी वेरी सिंपल, कंस्ट्रक्शन आपको पता चल गया है, किसी भी एक साइड के पैरेलल करना है, आपने इन दोनों को पैरेलल किया चलेगा। ठीक है, चलो। सो अगर मैं ट्राइंगल ADC को यहाँ पे पकड़ूं और मैं देखूं अगर मेरा EO यहाँ पे CD के पैरेलल है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से यहाँ पे जो मेरा AE है, यानी दिस अपॉन दिस रेशो AE अपॉन ED जो है मेरा, वो इक्वल आ रहा है बेटा मेरा AO अपॉन OC के, है ना, AO अपॉन OC के। बहुत बढ़िया है, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको कुछ और भी अगर गिवन है तो उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है ये रेशो। तो अब इस रेशो का मीनिंग यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन में जो आपको ये चीज गिवन थी, इसका मतलब क्या है कि AO अपॉन BO जो है वो यहाँ पे CO अपॉन DO के इक्वल था। ठीक है। तो अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो कहीं ना कहीं AO अपॉन CO जो होगा वो BO अपॉन DO के इक्वल हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सारा मुझे गिवन था, तो अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसी इक्वेशन फर्स्ट को अगर मुझे एक वे में और लिखना है, तो इसी को मैं बोलूँगा कि जो मेरा AE अपॉन ED जो है वो कहीं ना कहीं मेरा BO अपॉन DO के इक्वल भी आया है। अब सिंपल सा लॉजिक है बॉस, इधर आ जाइए, सारा फोकस इधर कर दीजिए। अब आपने बोला AE अपॉन ED का रेशो BO अपॉन OD के इक्वल आ चुका है, यानी इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में, ट्राइंगल ADB में अगर रेशो ये आ चुका है, सो सिंपल सी बात है, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से कैन आई से माय EO इज पैरेलल टू AB आल्सो। ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट वी गॉट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, कि जैसे ही ये रेशो आपने इक्वल बोला, कन्वर्स लगा के आपने इन दोनों को पैरेलल बोला।
अब देखो कंस्ट्रक्शन में ईओ डीसी के पैरेलल था, ईओ तुम्हारा एबी के भी पैरेलल आया है। सो इन दोनों रिजल्ट्स को यूज करके लेट्स से मैं इसको इक्वेशन अपने हिसाब से, चलो इसको मैं ए बोल देता हूँ, इस इक्वेशन को मैं बी बोल देता हूँ, आप लोग 1 2 3 से ही लिखना। बट तो सिंपल सा लॉजिक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 या इक्वेशन ए और बी के हिसाब से अगर आपने नोटिस किया, तो अब जो मेरा ए बी है वो सी डी के पैरेलल हो गया, और ए बी और सी डी अगर आपस में पैरेलल हो गए तो कहीं ना कहीं ये आपका ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम बन चुका है। सो विद दिस वे दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल और अ डीपीपी इज डन। तो ये स्टार्टिंग में हमने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लिए, कुछ लॉजिक को हमने कवर किया, होपफुली समझ में आया होगा। आप लोग इसको बिल्कुल सिस्टमैटिकली सॉल्व करिएगा, गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड, सब करना। ये मैंने बस आपको क्विक रिकैप दिया है इस चैप्टर का अभी तक का। थैंक यू।